हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स का। तो एज यूजुअल मैंने एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं बना लिए हैं। तो हम ये समझेंगे, उसके बाद ये चैप्टर काफ़ी इजीली हम लोग को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। A mineral is a natural substance of organic और inorganic origin with definite chemical and physical properties। मिनरल क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन का कोई नेचुरल सब्सटेंस होता है, इसकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जिसमें कार्बन, और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्स। मिनरल रिसोर्स को उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से दो टाइप का कैटेगरी में बांटते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल दो टाइप का होता है, फेरस, नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन हो, नॉन फेरस में आयरन ना हो। और नॉन मेटेलिक मिनरल दो टाइप के होते हैं, फुल मिनरल और अदर नॉन मेटेलिक्स। ठीक है। मेटेलिक मिनरल में बहुत ज़्यादा मेटल का सोर्स होते हैं। आयरन और कॉपर गोल्ड प्रोड्यूस मेटल आर एंड आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ये सब मेटल्स इसमें मेटेलिक मिनरल में आते हैं। ऑल दिस मिनरल हु हैव एन आयरन कंटेंट आर फेरस। सच जो मिनरल्स में आयरन कंटेंट होता है उनको फेरस मिनरल बोलते हैं, जैसे कि आयरन और इटसेल्फ। एंड जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता उसमें नॉन उनको नॉन फेरस बोलते हैं, जैसे कॉपर बॉक्साइट। उसके बाद होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर एदर ऑर्गेनिक इन ऑरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल। नॉन मेटेलिक मिनरल या तो ऑर्गेनिक होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल, और अदर टाइप ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं मीका, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट। तो समझ गए, मेटेलिक मिनरल जिसमें मेटल्स होते हैं, उसमें दो टाइप के, फेरस नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस में आयरन नहीं होता। नॉन मेटेलिक मिनरल जिसमें एक तो ऑर्गेनिक होते हैं, जिसमें जो फ्यूल होते हैं कोल पेट्रोलियम, और अदर नॉन मेटेलिक होते हैं मीका, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट। अब उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल क्या होते हैं। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दे इनका क्वांटिटी और क्वालिटी का इनवर्स रिलेशन है। गुड क्वालिटी मिनरल्स में लेस क्वांटिटी है, और बैड क्वालिटी की ज़्यादा क्वांटिटी है। और मिनरल सब के साथ एग्जॉस्टेबल है। ठीक है। अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल तीन बेल्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, साउथ वेस्टर्न प्लेटू और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में कौन कौन सी बेल्ट आती है? एक छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेटू, वेस्ट बंगाल और पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें वैरायटी ऑफ मिनरल है, जैसे आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट और मीका। साउथ वेस्टर्न प्लेटू में अपना कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु के अपलैंड और केरला। ये बेल्ट रिच है फेरस मेटल और बॉक्साइट में। इसमें हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज और लाइमस्टोन भी है। और दिस बेल्ट, ये इसमें कोल डिपॉजिट नहीं है एक्सेप्ट नीवाइल लिग्नाइट। कोल डिपॉजिट सिर्फ है किसका? नीवाइल लिग्नाइट का। उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कौन सी बेल्ट आती है? अरावली इन राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात। एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धरवार सिस्टम ऑफ रॉक। मिनरल किससे एसोसिएट होते थे? धरवार सिस्टम रॉक से। ठीक है। कॉपर और जिंक मेजर मिनरल्स हैं यहाँ के। राजस्थान किस्म राजस्थान किस्म रिच है बिल्डिंग स्टोन में, जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल। जिप्सम है फुलर डिपॉजिट यहाँ पे काफी पाए जाते हैं। डोलोमाइट और लाइमस्टोन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सीमेंट इंडस्ट्री का। गुजरात पेट्रोलियम डिपॉजिट के लिए फेमस है। हिमालयन बेल्ट में यहाँ की कौन कौन से मिनरल हैं? अपने कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन। उसके बाद आता है फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल मतलब जिनमें आयरन ओर होते हैं, जैसा आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइड। ये मेटेलिकल इंडस्ट्री के लिए ये मिनरल काफी स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। इसमें इन मिनरल्स के लिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी माइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिकली आपको लर्न करना पड़ेगा। अब वो आयरन ओर। आयरन ओर दो टाइप के आयरन ओर होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नीटाइट। हेमेटाइट होता है Fe2O3 और मैग्नीटाइट Fe3O4। 95% आयरन ओर रिजर्व जो है वो कहाँ पे स्टेट है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है। मैंगनीज है। मैंगनीज भी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, और ये आयरन ओर की स्मेल्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। फेरस मिनरल दो है, एक आयरन और दूसरा मैंगनीज। ये मैंगनीज इंपॉर्टेंट है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन यूज होता है, और फेरस अलॉयज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओडिशा लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। उसके बाद कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना, गोवा और झारखंड माइनर प्रोड्यूसर है। उसके बाद आता है नॉन फेरस मिनरल्स। इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स कम है, सिर्फ बॉक्साइट के कंपैरिजन में। बॉक्साइट एक और है जो एल्यूमिनियम के लिए बनाने के लिए मैन्युफैक्चर होता है। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इसमें आपको थोड़ा एनसीईआरटी से माइंस भी पढ़नी पड़ेगी कि गुजरात की कौन सी माइंस में ये बॉक्साइट्स पाया जाता है, तो वो थोड़ा आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर का है, ये इंडिस्पेंसिबल मेटल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का।
ठीक है। ये वायर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर के लिए यूज होता है। ये एलॉयबल, मैलेबल और डक्टाइल होता है। ये गोल्ड के साथ मिक्स होता है कि ज्वेलरी की स्टैंड प्रोवाइड करने के लिए। द कॉपर डिपॉजिट मेनली ऑकर इन सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। कहाँ होते हैं? सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट in मध्य प्रदेश, एंड झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। उसके बाद आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल में मीका सबसे इंपॉर्टेंट वन है। द अदर मिनरल एक्सट्रैक्टेड फॉर लोकल कंजम्पशन आर माइलस्टोन, डोलोमाइट और फॉस्फेट। ये भी 3 नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है। मीका है, मीका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। इसको स्प्लिट करते हैं थिन सीट में, विच आर जो टफ और फ्लेक्सिबल होती है। मीका कहाँ का फाइंड होता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, फॉलोड बाई तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अब आता है एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल फ्यूल्स जो हैं वो पावर जनरेशन के लिए, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और अदर सेक्टर में ज़रूरत होती है, उसके लिए मिनरल फ्यूल्स की ज़रूरत होती है। मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल्स ये सब कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सब, ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की एनर्जी है, ये एग्जॉस्टेबल है, मतलब ये समय के साथ खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब पढ़ते हैं कोल। Coal is an important mineral which is mainly used in generation of thermal power and smelting of iron ore. ये जनरेशन ऑफ थर्मल पावर, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन कोर के लिए यूज होता है। कोल ऑकर्स इन रॉक सीक्वेंस ऑफ दो जियोलॉजिकल एजेस। कोल दो तरह के रॉक में पाया जाता है, गोंडवाना और टर्शियरी डिपॉजिट। 80% कोल्ड जो इंडिया का है वो बिटोनोमस टाइप का नॉन कोकिंग ग्रेड है। गोल्डवाना फील्ड इंडिया की कहाँ का लोकेटेड है? दामोदर वैली में। दे लाई इन झारखंड, बंगाल कोल बेल्ट एंड इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इन द सीजन आर झारखंड। मतलब गोल्डवाना कोल जो है वो कहाँ का फाइंड होता है? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिध, कानपुरिया, करणपुरा। झरिया लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड है रानीगंज के बाद। उसके बाद टर्शरी कोल कहाँ का? ये ऊपर वाली जो थी ये गोंडवाना कोल्स की लोकेशन बताई गई थी। टर्शरी कोल की आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। और उसके बाद आता है पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड और गैसियस स्टेट्स होते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन, कलर और स्पेसिफिक कैविटी डिफरेंट होती है। ये असेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन्स इन ऑटोमोबाइल, रेलवे एंड एयरक्राफ्ट। इट्स न्यूमरस बाई प्रोडक्ट क्या क्या है इसके? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जो इसके न्यूमरस बाई प्रोडक्ट होते हैं वो फर्टिलाइजर, सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, लुब्रिकेंट, इन सब इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है। और क्रूड पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। टर्शियरी पीरियड की सेडिमेंट्री रॉक्स थी। आसाम, दिग्बोई, ये सब जो है इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। द मेजर ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात आर, गुजरात की मेजर ऑयल फील्ड दी गई हैं। जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है इन वेल से, वो उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इट नीड्स टू बी डिफाइंड। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। दो तरह की रिफाइनरीज हैं, कैसे? फील्ड बेस्ड और मार्केट बेस्ड। दिग्बोई जो है फील्ड बेस्ड रिफाइनरी है और बरौनी जो है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है, ठीक है। तो ये आपको जगह थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी रिफाइनरी कहाँ पे है। फूड पॉलिथोनी अपना क्या था, एक बार समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन था, लिक्विड और गैसियस स्टेट का, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट थी। ये बहुत एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसका इंटरनल कंबशन, मतलब जो ऑटोमोबाइल या रेलवे एयरक्राफ्ट का इंजन में इंटरनल कंबशन होता है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है क्रूड पेट्रोलियम। और उसके बाई प्रोडक्ट भी कई इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। और उसके बाद आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ फाइंड होती है और ये रिलीज कब होती है? क्रूड ऑयल को सर्विस में लाया जाता है। ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज होती है। ये पावर सेक्टर में भी यूज होती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और हीटिंग पर्पस में इंडस्ट्रीज में, और रॉ मटेरियल ऐसे ही रॉ मटेरियल यूज होती है केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। नेचुरल गैस इज आल्सो इमर्जिंग एज प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड कुकिंग फ्यूल एट होम्स। नेचुरल गैस भी सीएनजी और कुकिंग फ्यूल की तरह यूज हो रही है। अब आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊपर वाली थी कन्वेंशनल, बताइए एग्जॉस्टेबल है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब रिन्यूएबल सोर्स जो एग्जॉस्टेबल नहीं है। ये जो एनर्जी सोर्स है ये इक्वलिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। अब पहला है न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स के इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं यूरेनियम, थोरियम। मेन जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अपने देश में चल रहे हैं वो तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा कोटा में, कलापक्कम तमिलनाडु में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, काइगा कर्नाटका, करापुरा गुजरात में। उसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी सम रिलेटिव एडवांटेज। सोलर थर्मल की कुछ रिलेटिव एडवांटेज हैं। ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, एनवायरमेंट फ्रेंडली और इजी टू कंस्ट्रक्ट है। ये 7% मोर एफिशिएंट देन कोल है और ऑयल बेस्ड प्लांट है। 10% मोर एफिशिएंट देन न्यूक्लियर प्लांट है। और ये जनरली कहाँ का यूज़ होती है? अप्लायंस है, जो हीटर, कॉपर ड्राई और कुकर है उनके साथ यूज़ होती है। अब आती है विंड एनर्जी।
विंड एनर्जी पॉल्यूशन फ्री और इनएग्जॉस्टेबल है। जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इसमें। जो परमानेंट विंड विंड सिस्टम है अपने ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और सीजनल विंड्स, वो इनका सोर्स ऑफ एनर्जी है। राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक ना फेवरेबल कंडीशन ऑफ विंड एनर्जी एग्जिस्ट। इन जगह विंड एनर्जी की फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है टाइडल और वेव एनर्जी। जो जो एनर्जी हमें टाइड से मिलती है उसको हम टाइडल और वेव एनर्जी कहते हैं। इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है टाइडल वेव एनर्जी का। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी है जब इंटीरियर और से माग्मा सरफेस पे आता है तो काफ़ी हीट रिलीज होती है। उस हीट एनर्जी को हम टैप करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपार्ट में हॉट वाटर डेट जो गीजर बेल से आता है उससे भी हम थर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी हैज़ बीन कमीशन्ड एट मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट है। उसके बाद बायो एनर्जी है। बायो एनर्जी मतलब जो एनर्जी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से मिलती है, जैसे आजकल एग्जीक्यूटिव म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड अदर वेट से। बायो एनर्जी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन है। It can be converted into electrical energy, heat energy, or gas for cooking. It will also process the waste and garbage and produce energy. This will improve economical life of rural areas in developing countries. ये इससे क्या फ़ायदा होगा? रूरल एरियाज में इकोनॉमिक लाइफ इंप्रूव होगी, डेवलपिंग कंट्रीज की एनवायरमेंट पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, सेल्फ रिलायंस होगा, रिड्यूस प्रेशर होगा फ्यूल गुड पे। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट टू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली। ये प्रोजेक्ट जो है जो वेस्ट को एनर्जी वेस्ट इनटू एनर्जी कन्वर्ट करता है वो क्या है? ओखला इन दिल्ली। तो बायो एनर्जी क्या थी? जो हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से जो एनर्जी मिलती है, जैसे एग्रीकल्चर में जो गोबर होता है, म्यूनिसिपल इंडस्ट्री वेस्ट से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं बायो एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, लास्ट हेडिंग ये है। हम इस समय मिनरल रिसोर्स का अर्जेंट कंजर्वेशन की ज़रूरत है। इसमें जो अल्टरनेटिव एनर्जी है, सोलर पावर, विंड, ये इनएग्जॉस्टेबल है। इनको हमें डेवलप करना चाहिए, इससे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो हमारे कोल पेट्रोलियम है वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स से रिप्लेस किए जा सकें। और इन केस ऑफ मटेलिक मिनरल जो है, यूज ऑफ स्क्रैप मेटल विल इनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। जो हमारे बेकार मेटल्स हो जाते हैं उनका यूज करके हम उनकी भी रिसाइकलिंग करके मटेलिक मिनरल्स कर सकते हैं पैदा। यूज ऑफ स्क्रैप इज सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक यूज ऑफ स्क्रैप इज स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इन मेटल लाइक कॉपर, लीड, जिंक इन विच इंडिया रिजर्व। जिस जो मेटल अपनी कॉपर, लीड, जिंक है इसमें इंडिया का रिजर्व कम है, उसमें हम स्क्रैप का काफ़ी स्पेशल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको ये सब चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नए चैप्टर में, अगले चैप्टर में।